वंदे मातरम। बंधुओं, आज कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित चर्चा करते हैं, खास करके उन बच्चों के लिए जो इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं। दिसंबर लगभग समाप्त होने वाला है, एक सप्ताह और बचा है। और चूंकि दिसंबर का जो माह होता है, सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में थोड़ी शिथिलता रहती है और जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा डिप्रेसिंग होता है। इन परिस्थितियों में एक तरह से पढ़ाई लिखाई थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहता है, लेकिन थोड़ा सा अगर फूड हैबिट्स पे ध्यान रखें और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम सरलता से कर सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पढ़ाई हो रही हो या कुछ चीज़ें ना हो पा रही हो समय पे, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और खाने में अगर इस समय थोड़ा सा अपना ये खजूर और मुनक्का लें तो थोड़ा सा शरीर में गर्माहट आएगी। साथ ही अभी 10-15 दिन की बात है, जैसे ही सूर्य उत्तरायण होंगे फिर वो जोश और उत्साह जीवन में दोबारा लौट आएगा। अभी हमारे पास अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें 10th और 12th के बच्चों के लिए, तो अभी हमारे पास समय जाया करने के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए इतना पर्याप्त समय है कि सीबीएसई ने सिलेबस को काफ़ी छोटा कर दिया है और इन परिस्थितियों में हम कम से कम 2 बार सिलेबस को बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्लानिंग, हमको प्लानिंग और एक कहते हैं कि शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल, वो बड़ा आवश्यक है और टाइम पे उसको करते रहना चाहिए। साथ ही साथ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसमें एम्बिग्युइटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें कि शेड्यूल, तो देखिए, एग्जाम चूंकि अब मान के चलिए कि 50 से 55 दिन और बचा है, तो इन परिस्थितियों में हमें बहुत टाइट शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल इतना टाइट हो कि वो अचीव ना हो पाए, ऐसा टाइट शेड्यूल हो, और जैसे ही अचीव ना हो फिर हम दूसरा शेड्यूल बनाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो टारगेट है वो डायनामिक टारगेट होना चाहिए। डायनामिक टारगेट से क्या कहने का क्या तात्पर्य है कि हम टारगेट तो निश्चित करें, लेकिन टारगेट में आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आज तो हमको ये 2 चैप्टर करने हैं एनी हाउ, और बस हम अगर नहीं हो पाने की स्थिति में या तो हम परेशान हो जाएंगे कि भाई नहीं हो पाया, और या तो हम टारगेट पूरा करने के लिए ठीक से नहीं करेंगे। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि भाई हम चीजों को तैयार करें और ऐसे तैयार करें कि अगर उन चैप्टर से क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकें। लेकिन जब हम टारगेट ओरिएंटेशन लेके चलेंगे तो ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यक यह है कि हम टारगेट को डायनामिक रखें। टारगेट अचीव नहीं हुआ, हमने फिर से रीशेड्यूलिंग की, फिर नए टारगेट बनाए। तो टेंडेंसी इस तरह की होनी चाहिए। हमारा फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए, न कि चैप्टर कंप्लीट करने पे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे जैसे होता क्या है कि हमने एक बार क्वेश्चन देखा, हमको लगता है कि अब हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो हम नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है? कारण होता है प्रेजेंटेशन। सबसे जरूरी, हमको सब आता है लेकिन लिखने नहीं आता है, तो क्या फर्क पड़ता है आने का? उस आने का कोई अर्थ नहीं है अगर उसको हम व्यक्त न कर पाए। व्यक्त करने के लिए सही भाषा, लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि लैंग्वेज की ज़रूरत केवल ह्यूमैनिटीज़ के लिए होती है, साइंस सब्जेक्ट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल गलत
धारणा है, लैंग्वेज कहीं भी कभी भी किसी भी तरह का जो प्रेजेंटेशन है वो बिना लैंग्वेज के हो नहीं सकती, ये आप सभी जानते हैं। तो सिस्टमैटिक कैसे, अब फिजिक्स का डेरिवेशन ही है, अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगा, अगर सिस्टमैटिक करने की आदत नहीं होगी, तो संभवतः हम कहीं ना कहीं चूक कर बैठेंगे और हमारा उसका नतीजा जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो हमें इन सब चीज़ों को लेके बहुत क्लियर रहने की आवश्यकता है। और टारगेट तो कतई एक ऐसा कहते हैं कि बहुत ऐसा टारगेट ना निश्चित करें कि हम उसकी वजह से परेशान हो जाए। हम आपको एक घटना महाभारत के समय की बताते हैं। देखिए, ये सारे महाकाव्य हमको जीवन दर्शन की अगर हम बात करें तो हमको समय समय पर गाइड करने के लिए हैं, अगर हम इनको उस दृष्टिकोण से इनका अध्ययन करें। ये उस समय की बात है जब अर्जुन ने ये शपथ ली थी कि अगर कल सूर्यास्त होने तक हमने जयद्रथ का वध नहीं किया। जयद्रथ, जैसा कि आप जानते हैं कि जयद्रथ जब चक्रव्यूह बना था तो पहले दरवाजे पे खड़ा था और उसी दिन अभिमन्यु वध हुआ था। तो इसके लिए अर्जुन ने जयद्रथ को जिम्मेदार माना और उसने कसम खाई थी कि अगर सूर्यास्त तक हमने जयद्रथ का वध नहीं किया तो अग्नि समाधि ले लेंगे। अब अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ, दोपहर हो गई और अर्जुन एकदम परेशान, कृष्ण से बार बार कह रहे थे कि भाई जयद्रथ तक ले चलिए। तो कृष्ण ने कहा कि पार्थ, ये कसम खाना या इस तरह की प्रतिज्ञा करना ये क्या कोई आवश्यक था? जयद्रथ वध वैसे भी किया जा सकता था, लेकिन इस तरह प्रतिज्ञा करके अब ये देखो कि जयद्रथ यहां से, जहां उस समय वो लोग खड़े थे, उन्होंने बताया कि यहां से 12 कोस दूर है, यानी कि 36 किलोमीटर, और बीच में पूरी सेना है। तो उन्होंने कहा कि इस सेना को भेजते हुए हमें 36 किलोमीटर जाना है और फिर तुम उसका वध कर पाओगे। दूसरी तरफ अब तुम्हारा जो ध्यान है वो युद्ध पे कम होगा और सूर्य पे ज्यादा होगा, क्योंकि तुमने सूर्यास्त तक उसके वध की प्रतिज्ञा की है। अब इन परिस्थितियों में तुम्हें क्या लगता है कि योद्धा या ये धनुष बाण लड़ते हैं? नहीं, लड़ता कौन है? आपका दिमाग, आपकी आंखें, वो पैनी निगाहें जो लक्ष्य निश्चित करती हैं। उसी प्रकार से जब विद्यार्थी एक ऐसा टारगेट निश्चित कर लेता है और निश्चित करने के साथ ही साथ उसमें आसक्ति पाल लेता है, निश्चित करना गलत नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि डायनामिक टारगेट होना चाहिए। आज नहीं अचीव हुआ, कोई बात नहीं, हम फिर से रीशेड्यूल करेंगे, फिर टारगेट बनाएंगे, फिर अगले दिन फिर रीशेड्यूल करेंगे, फिर नया टारगेट बनाएंगे। लेकिन समस्या कब आती है? जब आप टारगेट में आसक्ति पाल लेते हैं, जब आपको लगता है कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, अब कैसे होगा, तो यह बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इसलिए या तो आप इस तरह का कोई टारगेट ना रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। हमारे पास पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए, अभी नुकसान करने के समय, जाया करने के लिए तो नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए भी पर्याप्त समय है। और ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई करें तो पूरे सिलेबस को कम से कम 2 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं है और टारगेट कुछ इस तरह का बना के और उसमें आसक्ति पालने की आवश्यकता नहीं है। सहजता से करें। एक और बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सारे विद्यालयों में ये प्री बोर्ड वो उनके पास और कुछ करने के लिए है नहीं, तो वो अपना कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। उनकी वजह से आपको अपना शेड्यूल खराब करने की जरूरत नहीं है। जो भी करें एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर वे में करें। होता क्या है कि जैसे आपको एग्जाम देना होता है तो आप वो सारी चीजों को समराइज करने की कोशिश करते हैं अचानक से।
अब अगर सारी चीजों को समराइज करने की बार बार कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कंटेंट पे आपकी पकड़ कमजोर होती जाएगी, कंसेप्ट कहीं ना कहीं छूटता जाएगा, क्वेश्चन पे प्रॉपर प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें कि किसी भी टॉपिक में जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन पेन पेपर मोड में सॉल्व करके जाए। और प्री बोर्ड आप देते रहें बीच में, उसमें थोड़े से हो सकता है ज्यादा नंबर आए कम नंबर आए, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपने साल भर पढ़ाई की है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये प्री बोर्ड निश्चित नहीं करेगा कि आपके बोर्ड में क्या मार्क्स आने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में जारी रखें, शेड्यूल बनाएं और डायनामिक टारगेट बनाएं। एक बार कोशिश करके देखें, आपको काफी इससे राहत मिलेगी और आने वाले एग्जाम में, जो बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, उसमें आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। बाकी और भी अगर कोई विचार आएगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।